शिवम, शिवम बेटा जरा इधर तो आ। क्या है दादी? अरे तू तो भूले भटके से भी मेरे पास नहीं आता। तुझे याद है पहले कहानियां सुनाने की कितनी जिद किया करता था। जब तक मैं कहानी नहीं सुनाती थी तो सोता ही नहीं था। दादी पहले मैं बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब कहानी सुनकर नहीं बल्कि गणित के फॉर्मूले याद करके सोता हूँ। अब आप जल्दी से बताओ आपने मुझे क्यों बुलाया? जरा मेरा चश्मा तो ला दे। कहाँ रखा है चश्मा दादी? अरे पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। लगता है किसी ने छिपा दिया है। जरा तू ढूंढ के तो ला दे। शिवम घर में दादी का चश्मा ढूंढता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे सोफे पर दादी का चश्मा मिल जाता है। ये लो दादी आपका चश्मा। दादी का चश्मा देखकर शिवम जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास बैठ। तू तो मुझसे बात ही नहीं करता। पहले सारा सारा दिन मेरी गोद में खेला करता था। याद है या सब भूल गया? दादी मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रहा हूँ। आपका चश्मा ढूंढने के चक्कर में पहले ही 10 मिनट लेट हो गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, वहां से आकर आपसे बात करूंगा। अरे सुन तो। दादी पुकारती है लेकिन शिवम ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। कृषा, ओ कृषा बेटी। पर दादी की आवाज लगाने पर भी कृषा कोई आवाज नहीं देती। अब कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता। बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, मुझसे बात करना किसी को अच्छा नहीं लगता। तभी कृषा अपने कमरे से बाहर आती है। ऐसी बात नहीं है दादी, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। मेरी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। दादी मुझे टाइम ही नहीं मिलता। क्लास खत्म होते ही मैं आपके पास आऊंगी। शिवम को बुलाया, वो भी अब मेरे पास नहीं आता। माँ जी आप तो जानती हैं शिवम अब 10वीं में पहुंच गया है। उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके इसलिए हमने उसकी ट्यूशन लगवा दी है। वो स्कूल से आने के बाद ट्यूशन चला जाता है, फिर रात में आकर अपना होमवर्क करता है। मैं शिवम से कहूंगी वो आपसे बात कर लेगा। पहले बच्चे हर वक्त दादी दादी करते थे, मुझसे चिपके रहते थे। और अब बड़े हो या छोटे किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं। बहू तू ही जरा मेरे पास बैठ जा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ जी मुझे कृषा की किताबों की अलमारी ठीक करनी है। अब देखे ना बच्चों के स्कूल बैग, उनके कपड़े, उनकी अलमारी, सब कुछ मुझे ही तो देखना पड़ता है। तपस्या भी एक्सक्यूज देकर वहां से चली जाती है। दादी अकेली रह जाती है। दादी का बहुत दिल करता है कि कोई उनसे बात करता रहे और वो उसे अपने दिल का हाल सुनाए। दूसरे दिन सुबह 7 बजे काम वाली आरती आती है। छोटी बहू प्रीति दरवाजा खोलती है। भाभी जी क्या बताओ आज क्या हो गया? आज सुबह जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली ना तो क्या देखती है, सीमा भाभी के घर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की से देखने की बहुत कोशिश की लेकिन खिड़की का पर्दा लगा हुआ था, इसलिए मैं कुछ देख ही नहीं पाई। प्रीति आरती की बातों का कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चली जाती है। आरती प्रीति के पीछे पीछे वहां भी आ जाती है और बातें करने लगती है। भाभी जी मैं तो कहती हूँ एक बार सीमा जी के घर में देख कर आओ, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मेरे को लगता है उनके घर में ना मेहमान आए। घर में काफी सारे लोगों की बात करने की आवाजें आ रही थी। अब पड़ोसी होने के नाते आपको इतना तो करना ही चाहिए। आज आप उनके काम आओगी तो कल को सीमा जी आपके काम आएंगी। प्रीति का पति तुषार जो कमरे में सो रहा था, आरती की बातों से उसकी नींद खुल जाती है। प्रीति कौन है हमारे कमरे में? प्रीति आरती को कमरे से बाहर लेकर जाती है। आरती तो देख रही है ना तुषार जी सो रहे हैं, फिर भी बातें करनी जरूरी है क्या? भाभी जी मैं तो बस आपको बता रही थी। तुझे घर के काम नहीं करने क्या? जा जाकर रसोई में देख, रात के झूठे बर्तन बिखरे पड़े हैं, जल्दी से सारे बर्तन धो दे, मुझे नाश्ता बनाना है। प्रीति आरती को लेकर रसोई में जाती है। भाभी जी आप तो जानती है जब तक मैं गप्पे नहीं मारती मेरा काम में दिल नहीं लगता। मैं बात करूंगी तभी तो काम कर पाऊंगी। जब तक मैं बर्तन धोती आप इधर ही रुको ना। आरती मुझे और भी काम है। तुषार के कपड़ों पर प्रेस करना है, कृषा को स्कूल के लिए तैयार करना है। भाभी जी घर के काम का क्या है, ये तो कभी खत्म नहीं होंगी। आपको अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए। मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी यही कहोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। प्रीति तू क्यों ऐसी बातें बताने जा रही है? भाभी जी आपके घर के पीछे जो घर है ना उसमें एक मियाँ बीवी रहते हैं। उस दिन मैंने देखा पति के ऑफिस जाने के बाद बीवी भी झोला लटका कर कहीं चल दी। हाँ तो वो जॉब करती है, रोज ऑफिस जाती है। अच्छा अब जानती है क्या उनको? हाँ कभी कभी कपड़े सुखाते समय छत पर मुलाकात हो जाती है, तभी उसने बताया था।
अच्छा, दोनों मियाँ बीवी मिलकर ना नोट छाप रहे हैं। आरती बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। उसका ध्यान काम में कम और बातें करने में ज्यादा था, जिस वजह से काफी देर हो जाती है। इतनी देर में तुषार उठ जाता है और नहाकर प्रीति को आवाज लगाता है। प्रीति मेरे कपड़ों में प्रेस कर दिया। उफ़ो, तुमसे बात करने के चक्कर में तुषार के कपड़ों पर प्रेस करना भी भूल गई। कृषा को भी तैयार नहीं किया। तभी तुषार वहां आता है। प्रीति, 1 घंटा हो गया, ना तो तुमने मेरे कपड़ों में प्रेस किया, ना मुझे सुबह की चाय मिली। क्या 1 घंटा हो गया? आरती से बात करने के चक्कर में मुझे समय का पता ही नहीं चला। आप 5 मिनट रुकिए, मैं सारे काम कर देती हूँ। मम्मी, मेरा स्कूल बैग और लंच बॉक्स कहाँ है? कृषा बेटा, मैं सब तैयार कर देती हूँ, बस 5 मिनट दे दे। मम्मी, मेरी स्कूल बस आने वाली है, जल्दी करो प्लीज। 1 घंटा हो गया था, लेकिन आरती अभी तक बर्तन नहीं धो पाई थी, क्योंकि उसका ध्यान तो बातें करने में था। प्रीति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले तुषार का काम करे या कृषा का। प्रीति, तुम जाकर तुषार के कपड़ों में प्रेस कर दो, मैं कृषा का स्कूल बैग और लंच तैयार कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरी मदद कर दी, वरना आरती ने तो आज सारा काम खराब कर दिया था। तपस्या कृषा का स्कूल बैग तैयार करके रसोई में आती है और देखती है अभी तक झूठे बर्तन साफ नहीं हुए। आरती, अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? मैं चाय और नाश्ता कैसे बनाऊंगी? भाभी जी, बस 2 मिनट में सारे बर्तन धो देती हूँ। आरती अपनी सुस्त चाल से एक एक बर्तन को मलमल के धोती है, और वही होता है जिसका डर था। कृषा की स्कूल बस आ जाती है और वो बिना लंच लिए स्कूल चली जाती है। तुषार भी बिना चाय नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। आज तो कृषा और तुषार बिना खाना खाए चले गए। सब इस आरती के कारण हुआ है। इसके हाथ धीरे धीरे चलते और जुबान तेज। इसने अपनी बातों में हमें भी उलझा कर रख दिया। इसके आते ही ना घर के सारे काम लेट हो जाते हैं। बहू, आज का अखबार तो ला दे। लेकिन माँ जी, आप अखबार का क्या करेंगी? तो ला तो सही। रोहिणी अपनी सास को अखबार लाकर देती है। ये लीजिए माँ जी, आज का अखबार। दादी अखबार लेकर कृषा को आवाज लगाती है। कृषा बेटा। माँ जी, कृषा तो स्कूल चली गई है। तुषार बेटा, जरा अखबार पढ़कर सुना दे। तुषार अपने कमरे में स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपनी टाई बांधता हुआ दादी के पास आता है। क्या बात है दादी? तुषार बेटा, देख तो आज मेरे राशि फल में क्या लिखा है। उफ़ो दादी, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। तुषार बेटा, तू कल रात भी मेरे पास नहीं आया था, आज तो मेरे पास आकर बैठ। जरा राशि फल देख कर ये तो बता, मेरा आज का दिन कैसा होगा। दादी, मैं स्कूल से आकर आपको राशि फल पढ़कर बता दूंगा। अरे तब तक शाम हो जाएगी। लेकिन तुषार वहां से चला जाता है। कोई मुझसे बात नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं। मैं सारा दिन अकेले बैठी रहती हूँ, लेकिन मजाल है कोई आकर मेरा हाल भी पूछ ले। माँ जी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन पर पढ़ाई का काफी प्रेशर है। ये बातें हम बड़े लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, आप नाश्ता करके आराम कीजिए। मुझे आराम कहाँ मिलेगा? जब तक घुटनों में दर्द रहेगा मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? बहू, ऐसा कर, तू मेरे घुटनों में तेल मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मेरे हाथों में भी बहुत दर्द है, अब मेरी भी उम्र हो चली है। मैं तपस्या बहू से कहती हूँ कि वो आपके घुटनों में तेल मालिश करते। रोहिणी तपस्या से कहती है कि वो दादी के घुटनों में तेल मालिश करते। माँ जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आपने देखा ना कैसे आरती की बातों के चक्कर में प्रीति चाय नाश्ता नहीं बना पाई। तुषार और कृषा तो बिना खाना खाए चले गए। अगर मैंने चाय नाश्ता नहीं बनाया तो तुषार के भैया भी बिना खाए ऑफिस चले जाएंगे। और इस तरह दादी के घुटनों में कोई तेल नहीं लगाता, ना ही कोई दादी से बात करता है। नाश्ता बन जाने के बाद रोहिणी सास को नाश्ता कराती है और चली जाती है। दूसरे दिन आरती काम पर आती है तो रोहिणी दरवाजा खोलती है। आरती, आज जल्दी से सारे काम निपटा दे। क्यों चाची जी, घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? अरे मेहमान तो मैं हूँ, इस घर में बस कुछ दिन की मेहमान हूँ। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अरे नहीं चाहिए, अपनी उम्र अपने पास रख। जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता तो मैं जी कर क्या करूंगी? दादी, मैं हूं ना, मैं आपसे बात करेगी। आपका इतना दिल लगाएगी कि आपका दिन कैसे कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आरती, आज घर में पूजा है, चल तू जल्दी जल्दी हाथ चला, दादी से गप्पे बाद में मार लेना।
अब चिंता मत करो मालकिन, मैं सारे काम मिनटों में निपटा देगी। देख लिया, किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं है। आरती झाड़ू उठाती है, लेकिन उसके हाथ चलने से पहले उसकी जुबान चलने लगती है। वैसे मालकिन आज घर में पूजा है तो मेहमान भी आएंगे, कौन कौन आ रहा है? आरती, तुझे इससे क्या मतलब? तू अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देती? तेरी बातों की वजह से सारे काम लेट हो जाते हैं। लेकिन आरती कहाँ चुप रहने वाली थी। रोहिणी की डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। मालकिन, मेहमान घर पर आते तभी घर की सफाई पर न ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मेहमान के सामने ना घर एकदम चमकना चाहिए। मेरे घर पर मेहमान आते तो मैं सारे घर की सफाई कर डालती है, एक दिवाली की माफिक घर को चमका देती है। मेहमान भी तो भगवान का रूप है, एक तरफ घर के भगवान, दूसरी तरफ भगवान के रूप में मेहमान। आरती, तू हाथ चला और अपनी जुबान जरा कम चला। आधा घंटा हो गया, अभी तक एक कोना साफ नहीं हुआ। अभी सारे बर्तन भी धोने हैं। भी सारे काम अब भी निपटा देगी, अब चिंता काय को करती है मालकिन। लेकिन ये तो बताओ आज कौन सी पूजा है? क्या भैया जी की कोई नौकरी लगी है? नहीं, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा तो नहीं है? आरती की बातों से तंग आकर रोहिणी बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। तभी दादी आवाज लगाती है, प्रीति बहू, ओ प्रीति बहू, जरा इधर तो आना। प्रीति घर के काम में व्यस्त थी, वो दादी को अनसुना कर देती है। मेरी कोई नहीं सुनता, एक दिन सबका बुढ़ापा आएगा तब मैं देखूंगी। क्या बात है दादी, मेरे को बताओ क्या काम है, मैं आपका काम करेगी। घर में कोई आपकी सुने या न सुने, मैं आपकी जरूर सुनेगी। बोलो क्या बात है? कल से कह रही हूँ जरा मेरे घुटनों में तेल मालिश कर दे। मैं अब भी आपके घुटनों में तेल मालिश करती है। उससे पहले ना मेरे बालों में कंघी कर दे। ठीक है, अब भी करती है। आरती बड़े आराम आराम से दादी के बालों में कंघी करती है और उसके बाद वो आहिस्ते आहिस्ते उनके घुटनों में तेल मालिश करती है। बहुत आराम मिल रहा है। आराम तो मिलेगा ना दादी, मैं बहुत अच्छा तेल मालिश करती है। मेरी माँ तेल मालिश का काम करती थी ना, उनसे ही सीखी है। एक बार तेल मालिश करूंगी ना तो आपके घुटनों का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। 2 घंटे बीत जाते हैं। आरती अभी तक दादी के घुटनों में तेल लगा रही थी। दरअसल वो दादी से गप्पे मार रही थी और बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। आरती, तू अभी तक यहीं है? घर में ना तो झाड़ू पोछा हुआ है ना कपड़े धुले हैं। ओरे दैया, अभी तो बर्तन भी धोने के बाकी है। मैंने सारे बर्तन धो दिए। तेरा इंतजार करती तो किसी को चाय नाश्ता तक नहीं मिलता। भाभी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब मैं फटाफट से ना घर के सारे काम कर देगी। लेकिन आरती सिर्फ कहती है फटाफट, उससे होता कुछ नहीं है। शाम का वक्त दादी अपनी लाठी के सहारे चलती हुई कृषा के कमरे में आती है। दादी, आपने मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। तू मेरे पास अब आती कहाँ है? याद है जब तू 1 साल की भी नहीं थी, तुझे मैंने चलना सिखाया था। तेरे छोटे छोटे हाथ पकड़कर तुझे चलना सिखाती थी। अब तू चलने लगी है लेकिन मेरे पास नहीं आती। सॉरी दादी, आप तो जानती हो मैं सुबह स्कूल चली जाती हूँ, फिर शाम को जब स्कूल से आती हूँ तो मुझे होमवर्क करना होता है, असाइनमेंट तैयार करना होता है। दादी, मैं इस संडे को सारा दिन आपके साथ रहूंगी, आपसे कहानियां भी सुनूंगी। सच कह रही है? प्रॉमिस दादी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, संडे को तेरा इंतजार करूंगी। इसके बाद दादी शिवम के कमरे में जाती है, लेकिन शिवम थक कर सो चुका था। दादी वापस अपने कमरे में आती है। दिन बीत जाता है, संडे भी आ जाता है, लेकिन कृषा दादी के पास नहीं आती। सारा दिन स्कूल के असाइनमेंट से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। शाम के वक्त आरती रसोई में बर्तन धो रही थी। आरती, बाकी बर्तन बाद में धोना, पहले कुकर धो के दे दे, मुझे दादी के लिए खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी? खिचड़ी तो मेरे को भी बहुत पसंद है भाभी। खिचड़ी आसानी से पच जाती है, उसके साथ आलू का भरता हो तो खिचड़ी का स्वाद कितना अच्छा लगता है। वैसे घर में पापड़ और बरिया हो तो खिचड़ी खाने का मजा और बढ़ जाता है। आरती 100 बातें बना लेती है लेकिन कुकर धोकर नहीं देती। आरती, आधा घंटा हो गया लेकिन तूने अभी तक कुकर धोकर नहीं दिया। तू हट जा, मैं खुद धो लूंगी। कैसी बात करती है भाभी जी, मेरे रहते आप बर्तन धोएगी क्या? अगर तू इसी तरह से बातें करती रही तो मुझे ही तो बर्तन धोने पड़ेंगे। आरती ने जब देखा तपस्या को गुस्सा आ रहा है तो वो जल्दी से कुकर धोकर तपस्या को देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दादी खाने के लिए आवाज लगा रही थी। तपस्या बहू, अभी तक खिचड़ी नहीं बनी क्या? बन रही है दादी, अभी लाई, बस 10 मिनट में ला रही हूँ।
घर की सारी महिलाएं आरती के ज्यादा बात करने के चक्कर में काम में सुस्ती को लेकर बहुत परेशान थी। बच्चे भी बहुत बिजी होने के कारण दादी को वक्त नहीं दे रहे थे, जिस कारण दादी चिड़चिड़ी हो रही थी। माँ जी, आरती की वजह से घर का कोई काम जल्दी नहीं हो पाता। ना तो खाना जल्दी बन पाता है, ना घर की सफाई हो पाती है। उस पर से दादी जी, उनको भी हमेशा कोई ना कोई गप करने वाला चाहिए, जो हमेशा बच्चों को बुलाती रहती है। देख बहू, माँ जी की उम्र हो गई है। इस उम्र में उन्हें ये समझाना कि बच्चों पर पढ़ाई का बहुत सारा बोझ है, ये मुमकिन नहीं। माँ जी की हालत हमें समझनी होगी। उन्हें भी कोई चाहिए जो हमेशा उनके पास रहे, इससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन आरती की आदतों से मैं भी बहुत परेशान हूँ। आरती से काम कराने से तो अच्छा होगा कि घर का काम हम तीनों मिलकर कर लें। काम भी जल्दी निपट जाएगा और आरती की बकबक भी सुननी नहीं पड़ेगी। हम तीनों मिलकर काम कर लेंगे तो किसी पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। तो क्या हम आरती को काम से हटा दें? हाँ, आरती को काम से हटा देते हैं। वो यहाँ आकर खामखा हमारा वक्त ही तो बर्बाद करती है। लेकिन दादी जी का क्या करेंगे? अगर हम तीनों घर के काम में व्यस्त रहेंगे तो दादी जी का काम कौन करेगा? उन्हें तो हर वक्त एक आदमी चाहिए। अब बच्चों को तो अपनी पढ़ाई करनी है, बच्चे उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। दादी का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा ना। हम घर का काम करेंगे तो दादी का ध्यान कैसे रख पाएंगे? इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या माँ जी? हम आरती को काम से ना हटाकर माँ जी की देखभाल के लिए रख लेते हैं। आरती उनसे खूब बातें करेगी तो माँ जी का दिल भी बहल जाएगा और आरती उनकी देखभाल भी कर लेगी। इधर हम तीनों मिलकर घर के काम कर लेंगे। मतलब आरती घर का काम नहीं करेगी, सिर्फ दादी की देखभाल करेगी। इससे दादी जी का टाइम पास भी हो जाएगा। दादी जी की शिकायत भी दूर हो जाएगी कि कोई उन्हें टाइम नहीं देता। इस तरह घर की सभी महिलाएं इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरती को दादी की देखभाल का काम सौंप दिया जाए। अगली सुबह, रोहिणी बहू, रोहिणी बहू। जी माँ जी। बहू जरा मेरे नाखून काट दे, देख कितने बड़े हो गए। ठीक है माँ जी। लेकिन उससे पहले मुझे शुगर वाली दवाई खिला दे। रोहिणी दादी को शुगर वाली दवाई खिलाने वाली थी कि उसी समय आरती आ जाती है। मालकिन, आज तो मैं बहुत बचते बचते बचाते आई हूँ। क्यों भाई, आज क्या हो गया तेरे साथ? मालकिन, जब मैं घर से निकली तो एक गाय मेरे पीछे पड़ गई। उसकी ना बड़ी बड़ी सींगें थी। गाय आगे आगे, मैं पीछे पीछे। उसने मेरे को इतना दौड़ाया, मेरी तो सांस से फूल गई। बहुत मुश्किल से बचते बचाते इधर आई हूँ मैं। रोहिणी बहू, मेरी शुगर की दवाई खिला दे वरना देर हो जाएगी। इधर दादी लगातार दवाई मांग रही थी और आरती चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। मालकिन, आपको एक राज की बात बताऊं? हमारे गांव में ना शुगर का देसी इलाज होता है। आप बोलेगी तो। रोहिणी आरती को बीच में टोक देती है। चुप कर जा आरती, जब से आई है बस बोले जा रही है। आज से तेरा काम करना बंद। क्या मालकिन, मेरे को काम से मत निकालो। मैं सच्ची कहती है, आज से एकदम चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। हाँ बस कर, अब फिर से शुरू मत हो जा। मैं तुझे काम से नहीं निकालती हूँ। आज से तू माँ जी की देखभाल करेगी। माँ जी को नहलाना, धुलाना, समय पर उन्हें दवाई खिलाना, उन्हें खाना खिलाना और उनका ध्यान रखना तेरा काम होगा। लेकिन घर का काम कौन करेगा? घर का काम मैं, प्रीति और तपस्या मिलकर कर लेंगे। ठीक है मालकिन, मैं दादी की देखभाल करेगी। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से मेवा मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। आपको पता है मालकिन, जिसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है ना, उसे दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। अरे अब चुप भी हो जा आरती, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अपने काम पर लग जा और माँ जी का ध्यान रख जा। माँ जी को दवाई खिला दे। रोहिणी वहां से चली जाती है। उस दिन से आरती दादी का ख्याल रखने लगती है। दादी जी, ये लो आपकी शुगर की दवाई। ला, मेरे मुंह में खिला दे। आरती दादी को दवाई खिलाती है, जिसके बाद वो दादी के दूसरे काम में लग जाती है। वो दादी से खूब बातें भी करती और उनके सारे काम भी करती। दादी को आरती के रूप में एक केयर टेकर और दोस्त मिल गया था। माँ जी का आइडिया काम कर गया। जब से उन्होंने आरती को दादी की सेवा में लगाया है, घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। दादी के सारे काम भी हो रहे हैं और उनका दिल भी लग रहा है। दिव्या शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ सब उसे बड़े ही प्यार से बातें करते हैं और उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। पर जब दिव्या अपनी दोनों ननद को महंगी साड़ी में देखती है तो उसके मन में कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। मेरे मायके वाले तो मिडिल क्लास है, शादी में ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च कर पाए। वो तो मेरी लव मैरिज है, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। पर मेरी दोनों ननद तो बड़े घर से हैं, इनकी साड़ी, गहने, सब कुछ कितने महंगे लग रहे हैं। मैं जो सामान लेकर आई हूँ इन्हें कैसे दूं? अगर इन्होंने लेने से मना कर दिया या इन्हें पसंद नहीं आया तो सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा।
नहीं नहीं, मैं अपनी महंगी ननद को सस्ती साड़ी नहीं दे सकती। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? हम दोनों अपने ससुराल से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर आए हैं। कल आपकी पहली रसोई है, हम अपनी भाभी के हाथ का खाना खाकर ही जाएंगे। अरे जब हमने अपने ससुराल से छुट्टी ले रखी है तो हम कल खाना खाकर क्यों जाएंगे? मैं तो यहाँ 10-15 दिन रहकर जाऊंगी। अच्छा बस भी करो अब तुम दोनों, बेचारी तुम्हारी भाभी थक गई होगी, उसे भी आराम करने दो और जाकर तुम भी अपने कमरे में सो जाओ। आशा के कहने पर काजल और करिश्मा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं और इतना बोलकर आशा भी अपने कमरे में जाती है। कुछ ही देर में रवि कमरे में आता है और दिव्या को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। अरे क्या हुआ? अब तक तुमने कपड़े नहीं बदले और इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब तो हमारी शादी हो गई है, क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास है, बस कल के लिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कल मेरी पहली रसोई है और मेरी दोनों ननद मेरे लिए यहाँ रुकी हैं। अगर उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो? वो लोग तो काफी अमीर घर से हैं, मैंने सुना है उनके घर में नौकर खाना बनाते हैं। अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम कितना डरती हो, डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, तुम उनके लिए कल जो भी बनाओगी ना वो बड़े ही प्यार से खाएंगी, इसलिए इतना परेशान मत हो और कपड़े चेंज करके सो जाओ। रवि के समझाने पर दिव्या मान जाती है और कपड़े बदलकर सो जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, इसलिए वो जल्दी उठती है और रवि को उठाने लगती है। रवि, रवि उठो ना और मुझे बताओ ना दीदी को क्या पसंद है खाने में। मैं अपनी ननद को खुश करने के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मेरी मदद करो ना और बताओ मुझे मैं उनके लिए क्या बनाऊं। अरे भाई, बेसब्री से दीदी को मेरी शादी का इंतजार था। तुम जो बना दोगे दीदी वही खा लेंगी, उन्हें सब पसंद है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, ये तो नींद में है, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। परेशान दिव्या अब रसोई में जाती है और कुछ सब्जी काटकर खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी रसोई में काजल और करिश्मा आती हैं। अरे भाभी, क्या खाना बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू सूंघ कर तो मेरी भूख ही बढ़ गई। वैसे आपकी दोनों ननद बस कुछ दिनों के लिए यहाँ है, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाना। अगर हमें खुश नहीं कर पाए तो कुछ भी हो सकता है। काजल करिश्मा दिव्या को परेशान करने के लिए ऐसी बातें बोलकर वहाँ से हंसते हुए चली जाती हैं। अब दिव्या काफी परेशान हो जाती है और घर वालों के लिए हलवा पूरी, छोले भटूरे जैसे पकवान बनाकर घर वालों को खाना सर्व करती है। भाभी कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी अच्छी भाभी मिलेगी जो इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो। अब से छोले भटूरे तो मेरे फेवरेट हो गए। मेरा जब भी दिल करेगा मैं भाभी के यहाँ आ जाऊंगी और आपको मेरे लिए छोले भटूरे बनाने पड़ेंगे। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हमारी बेटी अपने बूढ़े माँ बाप से तो मिलने आती रहेगी, वरना महीना बीत जाते थे ये दोनों आती ही नहीं थी। कुछ होता था या बुलाते थे तो ही आती थी। इस तरह दिव्या की पहली रसोई काफी अच्छी जाती है, जिससे दिव्या को काफी खुशी मिलती है और उसके माँ का डर भी थोड़ा कम होता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद उसकी दोनों ननद ससुराल जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती हैं। दीदी, आप दोनों तो कह रही थी कि यहाँ 10-15 दिन रुकेंगी और आज आप दोनों अपना सामान पैक कर रही हैं जाने के लिए। बेटियां कहाँ ज्यादा दिन अपने मायके रुक पाती हैं। हमारा तो अभी मन भी नहीं भरा था अपनी बेटियों से, और देखो इनके ससुराल वालों से बुलावा आ गया। भाभी, माँ, पापा, आप सब दुखी क्यों होते हैं? हम दोनों बहन इसी तरह समय समय पर आप लोगों से मिलने के लिए आते रहेंगे। और अब तो भाभी भी आ चुकी है, अब तो हमारा यहाँ आना लगा ही रहेगा। वैसे माँ, पापा, भाभी भैया, मैं आप सबके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी, सोच रही हूँ जाने से पहले आप लोगों को दे दूं। जब दिव्या की दोनों ननद जाने से पहले अपनी माँ, भाभी, भाई और पिता को कपड़े और कुछ सामान देकर अपने ससुराल चली जाती हैं, और जब दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी ननद की दी हुई साड़ी देखती है तो साड़ी को देख खुद से कहती है, मेरी ननद ने मुझे कितनी महंगी साड़ी दी है। अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें अपने मायके से आया सामान नहीं दिया, वरना वो क्या सोचते पता नहीं, लेती भी या नहीं लेती। अरे वाह दिव्या, दीदी ने तो तुम्हें बड़ी महंगी और अच्छी साड़ी दी है। मेरी दीदी की पसंद ही सबसे अलग है। इतना बोलकर रवि बाहर दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, कल मेरी दोनों बेटियां हम सबसे मिलने के लिए घर आ रही हैं, तुम उनके लिए कल कुछ अच्छा बना लेना। जी माँ जी। इतना बोलकर दिव्या पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है और अगले दिन दिव्या की दोनों ननदें महंगी साड़ी पहने हाथों में कुछ मिठाइयाँ लेकर घर आ जाती हैं और अपनी महंगी ननदों को देखकर दिव्या परेशान हो जाती है। महंगी साड़ी पहने मेरी दोनों ननदें फिर से आ गईं। माँ जी ने बताया था, इसलिए मैंने सारी तैयारी भी कर ली है, पर पिछली बार मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया था। अगर इस बार भी कुछ नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, पर मैं उन्हें क्या दूं?
वो तो खुद इतने बड़े घर से हैं। क्या हुआ भाभी, हमें देखकर आप दुखी क्यों हो रही हैं? हमारा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। भला मुझे क्यों आपसे कोई परेशानी होगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस बार आप आई हैं तो कुछ दिन रुक कर जाना। पिछली बार भी आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई थी मैं। अरे, अब तुम दोनों ननद भाभी ऐसे ही बातें करते रहोगी या दिव्या बहू तुम अपनी दोनों ननद के लिए कुछ लेकर भी आओगी? तुमने सारी तैयारी कर तो रखी है ना? कल ही बता दिया था मैंने तुम्हें कि तुम्हारी दोनों ननदें आ रही हैं। हाँ माँ जी, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। मैं बस अभी चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। वैसे दीदी, आप दोनों भी बता दीजिए आपको क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। भाभी, मैं तो आपके छोले भटूरों की फैन हूँ, आप तो मुझे छोले भटूरे ही बना दो। अपनी दोनों ननद के कहने पर दिव्या उनके लिए छोले भटूरे बनाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमरे में जब दिव्या तैयार हो रही होती है तो उसकी दोनों ननद उसके पास आती है और उसकी चूड़ियों का सेट देखकर चूड़ी को हाथ में लेते हुए दिव्या से कहती है, भाभी, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। आपके पास तो बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियों का सेट है। ये चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है। एक बार मुझे भी दिखाना, ये तो बिल्कुल मेरे हाथ का साइज का है। मेरे हाथों पर वैसी चूड़ियां अच्छी लगेगी ना? दीदी, ये तो बहुत सस्ती चूड़ी है, मैं बाजार से लेकर आई थी। तो क्या हुआ, आप क्या हमें देना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों को पसंद है तो आप ले लीजिए। सच में इतनी सुंदर चूड़ी आप हमें दे रही हैं? वो भाभी, ये चूड़ी तो बहुत अच्छी है और आप भी बहुत अच्छी हो। इतना बोलकर दोनों ननद आधी आधी चूड़ी अपने हाथों में पहन लेती हैं और उसकी फोटो खींचकर स्टेटस पर लगाती हैं। जिसके बाद उसकी दोस्तों का वीडियो कॉल आता है। अरे वाह बहन, तुम कब से ऐसी चूड़ी पहनने लगी? वैसे ये चूड़ी तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? अरे, ये चूड़ी तो मेरी भाभी ने मुझे दी है ना? कितनी प्यारी। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। वो हमारी खुशी का बहुत ख्याल रखती हैं। सच में यार, तेरी भाभी तो बड़ी अच्छी है। तूने एक बार उनसे कुछ चीज मांगी, उन्होंने दे दी। मेरी भाभी से तो मैं कुछ भी मांग लूं, मजाल है वो मुझे दे दे, वो उल्टा मुझसे ही ले लेती है। सबकी भाभी मेरी भाभी जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए तो मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। जहाँ काजल अपनी दोस्तों के सामने अपनी भाभी की तारीफ करते हुए नहीं थकती, तो वहीं करिश्मा भी जब अपनी माँ और भाभी के साथ बाजार जाती है तो अपनी पड़ोस की औरतों को चूड़ियां दिखाते हुए कहती है, बताओ जरा आंटी, ये चूड़ियां कैसी लग रही हैं मुझ पर? अरे करिश्मा, बहुत अच्छी लग रही है ये चूड़ी, पर ये चूड़ी तो बहुत सस्ती है। आंटी, सामान की कीमत नहीं, देने वाले का दिल देखा जाता है, और मुझे ये चूड़ी बहुत पसंद है। मेरी भाभी की फेवरेट चूड़ी थी, पर जब मैंने मांगा तो एक बार में उन्होंने मुझे दे दिया। ये चूड़ी देख रही हो, मेरी भाभी मुझसे कितना प्यार करती है। एक सस्ती चूड़ी पहनकर दिव्या की दोनों ननद काफी खुश होती हैं और हर जगह अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। ये देख दिव्या मन ही मन खुद से कहती है, मैंने तो इन्हें साधारण सी चूड़ी दी थी, पर मेरी ननद तो ये साधारण सी चूड़ी पाकर भी कितनी खुश हैं और हर जगह मेरी कितनी तारीफ कर रही हैं। अपनी तारीफें सुनकर दिव्या को बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही देर में वो लोग घर आते हैं और आज जब रवि दिव्या को खुश देखता है तो उससे कहता है, क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश तो मैं हूँ। मुझे लगा था हमारी लव मैरिज है, इसलिए मुझे घर में एडजस्ट होने में समय लग सकता है, पर सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, मैंने अपने दोनों ननद को साधारण सी चूड़ी दी थी और मेरी दोनों ननद इतनी खुश हुई कि उन्होंने हर जगह मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। तुम उन्हें कुछ भी दे दो, वो कुछ नहीं बोलेंगी और तुम्हारी दी हुई चीजों को खुशी खुशी ले लेंगी। आप सही कह रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है। दीदी इतने बड़े घर से हैं, उनकी सारी चीज महंगी होती है, मैं उन्हें इतनी सस्ती चीज कैसे दूं? अपनी आंखों से अपनी महंगी ननदों को खुश देखकर भी दिव्या के मन में आशंका थी। इसी तरह समय गुजरता है और समय समय पर काजल और करिश्मा अपने मायके आती हैं। ऐसे ही एक दिन दिव्या रवि के साथ मॉल जाती है, जहां वो अपनी दोनों ननद के लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट लेती है। हर बार मेरी ननद आती हैं और मैं उन्हें बिना कुछ दिए विदा कर देती हूँ। इस बार सोच रही हूँ कि उनके लिए मेकअप प्रोडक्ट ले लूं। अब जब दोनों अपने ससुराल से आएंगी तो मैं उन्हें इस बार यही दे दूंगी। हाँ हाँ, कुछ भी दे दो, मेरी दीदी उसे खुशी खुशी रख लेंगी। दिव्या रवि के साथ अपनी दोनों ननद के लिए कुछ मेकअप का प्रोडक्ट लेकर घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोनों ननदें ब्रांडेड मेकअप किट खोलकर बैठी हैं। यार, ये शुगर की लिपस्टिक लेकर आई थी, पर मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है, और ये फिटमी का फाउंडेशन है। भाभी को अपना पुराना प्रोडक्ट नहीं दे सकती, क्या करूं मैं इन प्रोडक्ट का? सही बोल रही हैं। एक काम कर, तो रास्ते में कुछ गरीब लोग मिलते हैं, ये सारा सामान तो उन गरीबों को ही दे देना। दीदी, आप दोनों इतने महंगे प्रोडक्ट लेकर आई हैं और गरीबों को देने की बात कर रही हैं। भाभी, साधारण मेकअप प्रोडक्ट ही तो है, इतने भी महंगे नहीं है। हम तो इससे भी महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसे ही शौक चढ़ा था इस बार कुछ पैसे बचाने का, उठा लिया इसने घटिया सामान। अपनी महंगी ननदों के महंगे सामान देखकर दिव्या सोच में पड़ जाती है।
इतना महंगा प्रोडक्ट गरीबों को देने की बात कर रही हैं, जिसे इन्होंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो सस्ते प्रोडक्ट लेकर आई हूँ छोटी सी दुकान से। अगर इन्होंने मेरा सामान भी किसी गरीब को दे दिया तो? नहीं नहीं, इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपने महंगी ननदों को कुछ ही ना दूं। कम से कम मेरी इंसल्ट तो नहीं होगी। अपनी महंगी ननदों के सामान को देखकर दिव्या उदास हो जाती है और अपनी ननदों के लिए लाया गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ आशा आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, कल तेरी दोनों ननद फिर से अपने ससुराल जा रही हैं। रवि बता रहा था इस बार तूने अपनी दोनों ननद के लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं, जाकर उन्हें दे दे। इस बार मैं दीदी को कुछ नहीं दे पाऊंगी माँ जी। दरअसल उनके लिए जो मैंने लिया था उसमें कुछ कमी है, इसलिए कल मुझे जाकर उसे वापस करवाना होगा। मैं अगली बार अपनी ननद के लायक उन्हें उनका गिफ्ट दे दूंगी। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तेरी दोनों ननद तुझसे बड़ी हैं, तू उन्हें कुछ नहीं भी देगी तो भी चलेगा। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है और दुखी दिव्या इस बार भी जाते हुए अपनी दोनों ननदों को कुछ नहीं दे पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद का जन्मदिन आता है, जिस वजह से 2 दिन पहले ही दिव्या की दोनों ननदें घर आ जाती हैं। पापा, 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है, इस बार हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ दीदी, इस बार तो बहुत मजा आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब हम कुछ तैयारी करेंगे। चलो बाहर चलकर शॉपिंग करते हैं। विनोद का जन्मदिन खास बनाने के लिए दिव्या अपने पति और दोनों ननद के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहां दिव्या एक छोटे से ठेले से अपने लिए कुछ क्लिप और हेयर बैंड ले रही होती है। तभी वहां काजल और करिश्मा आती है और अपनी भाभी के हाथों में कुछ क्लिप और हेयर बैंड देखकर उनसे कहती है, ये हेयर बैंड और क्लिप कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे ऐसी चीजें क्यों नहीं मिलती। भाभी, ये आपने मेरे लिए लिया है ना? हाँ दीदी, आपके लिए ही है, आप ले लो। रवि, देख रहा है तू भाभी को? भाभी ने करिश्मा को इतनी प्यारी चीज दी और मुझे कुछ भी नहीं दिया, ये तो बहुत गलत बात है। दीदी, मैं आपको कुछ और दे दूंगी, वो बहुत छोटी सी बात है, बस 150 का ही तो सामान है। सामान चाहे 100 का हो या 100,000 का, मुझे आपने कुछ क्यों नहीं दिया? क्या मैं आपकी ननद नहीं? मुझे भी करिश्मा की तरह हेयर बैंड और क्लिप चाहिए। काजल दिव्या से नाराज होकर मुंह घुमा लेती है, जिसके बाद दिव्या काजल के लिए भी सेम वैसा ही क्लिप और हेयर बैंड लेकर आती है। कुछ ही देर में वो चारों घर आते हैं और घर आते ही दिव्या की दोनों ननद अपने माता पिता से बोलती हैं, पापा, देखो भाभी ने हमें क्या गिफ्ट किया है, ये कितने प्यारे हैं ना। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई, शादी हो गई, पर बचपन अभी तक नहीं गया। रवि जी शायद सही कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मेरी दोनों ननदें भले ही अमीर घर से हैं, पर वो मेरी दी हुई छोटी छोटी चीजों में भी कितना खुश हो जाती हैं। अपनी दोनों ननद को खुश देख दिव्या को काफी अच्छा लगता है और उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। देखते ही देखते विनोद का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन विनोद के तीनों बच्चे और बहू मिलकर पूरे घर को सजाते हैं। अब दिव्या तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी कुछ साड़ियाँ बेड पर निकाल कर रखती हैं। तभी वहाँ उसकी दोनों ननद आती हैं और उसकी साड़ियाँ देखकर दिव्या से कहती हैं, भाभी, आपके पास तो साड़ियों के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, आपने हमें कभी दिखाया क्यों नहीं? आप दोनों खुद इतनी महंगी साड़ियाँ पहनते हैं और आपको मेरी साड़ी पसंद आ रही है? ये सब तो मुझे मायके से मिली थी, बिल्कुल साधारण है। कहाँ से साधारण है? आपके मायके वालों ने दी है, इतनी प्यारी है। अगर आपको नहीं पसंद तो इसमें से एक साड़ी हमें दे दो ना। मुझे तो ये रेड वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आपको सच में ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है? आपको चाहिए? जब काजल करिश्मा अपने लिए साड़ियाँ पसंद करती हैं, तो दिव्या हैरान हो जाती है और तभी रवि कमरे में आता है और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहनों से कहता है, दीदी पूछ क्यों रही हो? ये साड़ी आप ही की है, उठा लीजिए। शादी में दिव्या मायके से आप दोनों के लिए ये साड़ी लेकर आई थी, पर उसने आज तक आपको नहीं दी। यही सोचकर कि आप दोनों महंगी साड़ी पहनती हैं और अच्छे घर से हैं, तो आप महंगी ही होंगी। तब से दिव्या ये कोशिश कर रही है कि वो आपको कुछ महंगा दे सके। एक बार तो उसने आप दोनों के लिए मेकअप किट भी खरीदा, पर आपके पास पहले से ही महंगे प्रोडक्ट थे, इसलिए दिव्या ने आपको वो भी नहीं दिया। मैंने कई बार समझाया, पर यह सुनने को तैयार ही नहीं। भाभी, अब हमें 5 रुपए की चॉकलेट भी दोगी ना? हम उसमें भी खुश हैं। आपने फिर ये कैसे सोच लिया कि आपकी ननद महंगी है? हमें ये साड़ी बहुत पसंद है और आज पापा के जन्मदिन के दिन पर हम दोनों बहनें अब यही साड़ी पहनेंगी। और आप जो हमारे लिए मेकअप प्रोडक्ट लेकर आई थी ना, वो हमें दे दीजिए। आज हम आपकी ही दी हुई सारी चीज पहनेंगे। काजल और करिश्मा की बातें सुनकर दिव्या की आंखें भर आती हैं और उसकी सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों ननद को साड़ी और कुछ मेकअप प्रोडक्ट देती है। कुछ ही दिन में पूरा परिवार तैयार होकर बाहर आता है। घर में कुछ रिश्तेदार भी होते हैं और उन रिश्तेदारों के सामने काजल और करिश्मा अपनी भाभी की काफी तारीफ करती हैं। बुआ जी, ये साड़ी, मेकअप, रबर बैंड, चूड़ी देख रही हो, सब हमारी भाभी का दिया हुआ है ना? हमारी भाभी की चॉइस सबसे अलग। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई। तेरी भाभी की ना सिर्फ पसंद ही सबसे अलग है, बल्कि तेरी भाभी भी सबसे अलग है। अब भैया का केक काटे। ये लो, रवि भी केक लेकर आ गया, अब केक काटते हैं।
इस तरह इतने लोगों के बीच में काजल करिश्मा अपनी भाभी की दी हुई सस्ती साड़ी पहनकर अपनी भाभी की न सिर्फ तारीफ करती है बल्कि अपनी भाभी की गलतफहमियां भी दूर कर देती है, जिसके बाद विनोद केक काटता है और इस तरह पूरा परिवार मिलकर विनोद का जन्मदिन अच्छे से मनाते हैं।